नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं, जहां देश के सबसे संवेदनशील सवालों पर सीधी बात आज हम करेंगे और बिना किसी लाग लपेटे और पर्दे के। आज का सवाल है कि जब एक भारतीय नेता विदेश की जमीन पर अपने ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है तो क्या वो सच बोल रहा होता है या सियासी चालें चल रहा होता है। भारत में लोकतंत्र नहीं है या लोकतंत्र खतरे में है और लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी का ये बयान अब सिर्फ बयान नहीं रहा बल्कि यह एक राजनीतिक तूफान बन चुका है या इस पर हलचल मच रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये देश और प्रधानमंत्री का अपमान है। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं और सच कड़वा होता है, इसे हजम करना चाहिए, सुधारना चाहिए। लेकिन आज का बड़ा सवाल है कि क्या भारत में लोकतंत्र मर रहा है, क्या लोकतंत्र धीरे धीरे घुट रहा है या सिर्फ एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं राहुल गांधी या एक नेगेटिव इमेज भारत की विदेश में जाकर बना रहे हैं। और ख़ास तौर पर राहुल गांधी जब विदेशी दौरे पर होते हैं तो इस तरह की बातें जरूर करते हैं, लोकतंत्र पर, सरकार पर, इस पर वो हमले करते हैं। तो क्या सरकार पर हमले करने के लिए, प्रधानमंत्री को घेरने के लिए क्या विदेशी धरती का इस्तेमाल करना जरूरी है? ये बड़ा सवाल है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर क्या राजनीतिक व्यक्ति क्या गैर जिम्मेदारीपूर्ण कोई बात कर सकता है और क्या इससे भारत की वैश्विक छवि को धक्का पहुंचता है? क्योंकि आज मैं सुबह से सोशल मीडिया पर देख रहा था कि राहुल गांधी की लानत जलालत मलालत हो रही है कि वो देश की छवि को खराब कर रहे हैं। तो आज की बहस में हम उठाएंगे ये मुद्दा कि क्या राहुल गांधी भारत की आलोचना करके लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं या उसका मजाक बना रहे हैं। क्या ये बयान भारत की राजनीति को विदेशी गलियारों में घसीटने की कोशिश है और क्या लोकतंत्र पर असहमति जताना लोकतंत्र का हिस्सा है या उसी का दुरुपयोग। मंथन में हम बात करेंगे राहुल का विदेश दौरा और उस पर सियासी बखेड़ा। अब जिसको लेकर चर्चा है कि कोलंबिया में राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर हल्ला मचा है, बीजेपी हल्ला मचा रही। सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो राष्ट्र विरोध है, राष्ट्रद्रोह है, पता नहीं कौन कौन सी बातें हो रही हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वो जरा दिखा दिया जाए कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। राहुल गांधी ने कोलंबिया की EI यूनिवर्सिटी में बयान जो दिया है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा PM नरेंद्र मोदी और देश की प्रगति का अनादर करते हैं। भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी के लिए जगह प्रदान करती है, लेकिन इस वक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है। ये बातें राहुल गांधी ने कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर में, संबोधन में कही हैं और वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। वहाँ उन्होंने कई सवालात उनसे हुए, उस पर उन्होंने ये बातें कही भी हैं। तो राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तात्कालिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या कहते हैं उसे सुनिए। 100 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा। इसलिए आप लोग चारों तरफ से सतर्क रहिएगा।
और आज उसी की एक वानगी दिखाई पड़ी है। ये दो अंतर देश की जनता के सामने स्पष्ट हैं कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। ये एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी शक्तियों की टूल किट बन गए हैं और जो विदेशी शक्तियां भारत के खिलाफ काम करती हैं, भारत की संप्रभुता, उसकी एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी शक्तियों के साथ राहुल गांधी हैं। वो दृश्य है, वो बयान है, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बोल रहे हैं। और वहाँ पर ज़्यादातर फ्रेंच भाषी लोग थे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मुझे फ्रेंच समझ में आती है, लेकिन मैं बहुत करेक्ट, बहुत अच्छी तरीके से 3000 नहीं बोल पाता हूँ, तो इसलिए अंग्रेजी में बोलूँगा। जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जरा इसको भी सुना जाए। carries to completely different way to move, right? So for example, if you, interesting question, why does a motorcycle weigh 100 kilos and a car weigh 3000? Car carries, to carry one passenger, you need 3000 kilos of metal in a car, if one passenger is driving a car. And a motorcycle has 100 kilos, carries two passengers. So why is a motorcycle able to carry two passengers with 150 kilos of metal and a car needs 3000? This question is at the center of the transition to electric. So what do you think the answer is? Engineering students. Yeah. Completely different way to move, right? So for example, if you, राहुल गांधी ने वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के छात्रों को, मुझे लगता है मेटलर्जी पढ़ा रहे हैं वो, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक मोटरसाइकिल को 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम का भार दिया जाता है, कार को 300 किलोग्राम का भार क्यों दिया जाता है। ये कुछ बीच बीच में लेक्चर देते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, लेकिन इसी दरमियान ये बातें उन्होंने कही कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है और इसको लेकर बवाल मचा है। एक जो एक्सपोस्ट किया है वो भी बड़ा बेहतरीन है। ये बजाज की पल्सर बाइक है, बड़ी चिरपरिचित बाइक है, भारत में भी इसे बहुत खूब पसंद किया जाता रहा है कभी, बजाज की पल्सर। और इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है कि बजाज, हीरो और टीवीएस, ये जो 3 बाइक हैं या इनकी जो कंपनियां हैं, उनको कोलंबिया में इतनी सफलता हासिल करते देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है और ये दिखाता है कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन के बल पर जीत सकती हैं, ना कि क्रोनिज्म के जरिए। शानदार काम। सवाल राहुल गांधी ने फिर क्रोनीज यानी क्रोनी कैपिटल की बात वो कर रहे हैं, और क्रोनी कैपिटल को लेकर किस भारतीय उद्योगपति को राहुल गांधी कटघरे में खड़ा करते रहे सभी जानते हैं कि क्रोनी कैपिटल के आरोप राहुल गांधी किस उद्योगपति पर लगातार लगाते रहे हैं। तो उन्होंने इस पूरे हीरो, टीवीएस और बजाज मोटर्स की प्रशंसा की है। कोलंबिया में इन कंपनियों की ग्रोथ को सराहा है राहुल गांधी ने और क्रोनिज्म की तरफ इशारा किया है। तो राहुल गांधी के दौरे का भी एक फोकस है कि उन्होंने इस सेक्टर को भी उठाया है कि जो देश की आज़ादी के बाद जो कंपनियां जिन्होंने बहुत काम किया भारत के अंदर, वो विदेशों में भी, कोलंबिया में भी उनको देखकर राहुल गांधी खुश हो रहे हैं और एक तरीके से उनके ब्रांड एम्बेसडर बनकर एक्सपोज भी कर रहे हैं। लेकिन क्रोनिज्म पर सवाल उठा रहे हैं। समझदार लोग समझ गए होंगे कि क्रोनी कैपिटल भारत के किस चर्चित बल्कि बहुचर्चित उद्यमी पर वो आरोप लगाते रहे हैं और ये इशारा भी उन्होंने उसी तरफ किया है। मेहमान आ गए हैं, खेमचंद शर्मा, सारे मेहमान आ गए हैं। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता, अजय शुक्ल देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक, महेंद्र सिंह दिल्ली से जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक,
अमिताभ कुमार विदेशी मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वीके सिंह भी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, प्रोफेसर वीके सिंह हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। खेमचंद शर्मा साहब से शुरुआत करेंगे इस चर्चा की। खेमचंद शर्मा साहब, राहुल गांधी को लेकर आपकी पार्टी हरदम बहुत संजीदा रहती है, बड़ी सेंसिटिव रहती है, संवेदनशील रहती है कि जब भी वो जाते हैं दौरे में, विदेश के दौरे में, तो उससे पहले आपकी पार्टी ऐलान करने लगती है कि अब देखिए कुछ बोलने वाले हैं, कुछ ऐसा बोलेंगे जो भारत विरोधी होगा। और फिर जब वो बोलते हैं कुछ हैं तो फिर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर कहते हैं कि भारत विरोधी बातें वो करते हैं, इससे प्रधानमंत्री का अपमान हो जाता है, देश का अपमान हो जाता है। तो देश को बताइए शर्मा जी कि इतनी बार जो आदमी बार बार अपमान करता है देश का, प्रधानमंत्री के बारे में इतनी घटिया बातें करता है जो व्यक्ति, जो आप लोगों के दृष्टिकोण में राष्ट्रद्रोह करता है, वो व्यक्ति स्वच्छंद विचरण कैसे कर सकता है इस देश में और विदेश में? अगर वो सीरियल ऑफेंडर है, लगातार वो ऐसी हरकतें कर रहा है, तो उस व्यक्ति के विदेश जाने पर रोक लगाइए ना। आप लोग क्यों नहीं करते हैं? यह सब ये फिर राजनीति के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, आप विरोध करने के लिए करने लगते हैं। खेमचंद शर्मा, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जय जय सभी जय फेलो पैनलिस्ट को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल गया है, आज भी विदेशों में लोग मना रहे हैं जी। मैं देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और अपनी जो मेरी एक छोटी सोच है या एनालाइजिंग है, एक रिसर्च है, उसके अनुसार मैं आपको बताना। एक चीज होती है इलीगल, एक चीज होती है अनैतिक, जो नैतिक नहीं है। मेरी एक पोजीशन है, आपकी एक पोजीशन है, दुर्गेंद्र जी सीनियर एडिटर हैं, तो उनके कोई एक मतलब आप कह सकते हो परंपरा से एक बायलॉज हो गए, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वो पार्टी नहीं बन सकते, वो मेरे को इंटरप्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो बीजेपी के बारे में बोलना शुरू कर दें या कांग्रेस के बारे में बोलना शुरू कर दें, क्योंकि आप एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो। वैसे राहुल गांधी एज अ पर्सन, एज अ इंडियन नॉर्मल सिटीजन, वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। वो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, सेकेंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन इंडिया एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर। जब उनके पास पोजीशन है तो बीइंग एज अ पोजीशन होल्डर, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन मर्यादाओं का हमें ख्याल रखना पड़ता है। शर्मा जी, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडियो ठीक कीजिए कृपया। बोलिए। आवाज आ रही है आपको? नहीं, अभी दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। खेमचंद शर्मा, आवाज आ रही है? आवाज़ बहुत धीमी, नहीं सुनाई पड़ रहा। खेमचंद शर्मा की आवाज़ ठीक की जाए। सॉरी, आवाज आ रही है? अब आ रही है? हाँ बोलिए। माफी चाहूंगा क्या? बोलिए। माफी चाहूंगा से डिस्टर्बेंस होगी। मेरा कहने का मतलब है बीइंग एज अ पोजीशन होल्डर, तो उनसे कुछ देश नैतिकता की उम्मीद करता है। वो क्या कर रहे हैं? यूरोप में जाते हैं, कहते हैं मुस्लिम खतरे में है। अमेरिका में पहले ही गए तो क्या कहते हैं कि भाई सरदार गुरुद्वारा नहीं जा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, हाथ में कड़ा नहीं पहन सकते, वो खतरे में है। आज देश को क्या जरूरत है? आज देश इस तरीके की सिचुएशन है कि जहां पे हमें अपनी स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। सरकार उसमें लगी हुई है, सभी स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें साथ दे रही है, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सब प्रयास कर रही है कि हमारी जो इंटरनल कंजम्पशन है वो बढ़े, तो जो एक्सपोर्ट की वजह से इंपैक्ट आए हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो अच्छी चीज है उसके बारे में लोगों को बताएं, हम हमारे यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में लोगों को बताएं, हम जो इनोवेशन कर रहे हैं, हम इवन अभी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल या कृषि चीजों में, आज हम चिप मेकिंग कर रहे हैं, आज हम लोग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आज हम स्पेस की काम कर रहे हैं, आज हम रोबोटिक में काम कर रहे हैं, एआई में काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक वास्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बीइंग एज एन एलओपी,
आप विदेशों में जाके किस चीज पे बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे संविधान खतरे में, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, इलेक्शन कंप्रोमाइज हो रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन कंप्रोमाइज हो रहा है, हमारे में स्ट्रक्चरल खामियां हैं, भारत में स्ट्रक्चरल खामियां। जी अरे स्ट्रक्चरल खामियां क्यों हैं? 60-65 साल तक तो आप राज में रहे, वो स्ट्रक्चर खामियां क्यों रही, क्यों इंप्रूव नहीं किया गया? आपने तो बहुत सारे संविधान में चेंजेस किए। एक समय तो ऐसा हो गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन कहने लगे थे लोग, इतने ज्यादा चेंजेस कर दिए। तो ये क्या थॉट है? व्हाई डोंट यू टॉक पॉजिटिवली ऑन एनी फॉरेन विजिट? आप मेरे को एक फॉरेन विजिट बता दीजिए जहां पे आपने देश की स्ट्रेंथ के बारे में बात की हो। आपने जब एक सिचुएशन होती है, आज सिचुएशन क्या है, हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में लोगों को बताना है। एक ये पूरे विश्व में आज ट्रेड वार चल रही है, उस समय आप देश को डिमोलाइज कर रहे हैं, देश की संस्थाओं को डिमोलाइज कर रहे हैं, विदेशों में ये मैसेज दे रहे हैं कि भारत में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पे स्टेबल और दूसरी संस्थाएं नहीं है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रिटर्न की संभावना बहुत कम है, जो 100% झूठ है। क्यों वो बात नहीं करते कि आज हमारे देश में आप देखिए, अमेरिका ने टैरिफ लगाया लेकिन फिर भी हमारा जो शेयर मार्केट है बढ़ा है। विश्वास है लोगों को, गवर्नमेंट में विश्वास है, हमारे लोगों में विश्वास है, युवाओं में विश्वास है, कोई भी डेस्परेट नहीं है, कोई भी इस तरीके से परेशान नहीं है कि टैरिफ लग गया तो हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा। हमारी सेल्फ कंजम्पशन बढ़ाई है, जीएसटी को मॉडर्नाइज किया है, जीएसटी को हम लोगों ने मॉडिफाई किया है, और उसकी वजह से हमारी जो चीजें सस्ती हुई हैं और लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, उससे सेल्फ कंजम्पशन बढ़ी है, तो प्रोडक्शन जो हुआ है वो देश में खप रहा है, नई मार्केट ढूंढी जा रही है, यूरोप में ढूंढी जा रही है, एशिया में ढूंढी जा रही है, इवन रशिया नई नई चीजें हमसे खरीद रहा है, चाइना जैसा देश भी हमसे नई नई चीजें खरीद रहा है। तो पूरे विश्व में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जब पूरा देश एज ए टीम लगा हुआ है। आप क्रिटिसाइज करिए, कौन रोकता है? पूरे देश में आप यात्राएं करते हैं, संसद में आप बोलते हैं, आपके पास आपके जो स्पोक पर्सन है डेली ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन आप जब विदेश में गए हैं, बीइंग एज एलओपी, आपसे उम्मीद की जाती है आप देश की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी बात करिए। ठीक है। मेरे को याद नहीं है कि पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने विदेश में जाके अपने देश को कभी ठीक भी है। एज अ प्रोजेक्ट किया हो, एज अ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट किया हो, एज अ एसेट प्रोजेक्ट किया हो, या देश की बात की हो। वो देश के खिलाफ बात करते हैं, देश की बात ठीक कभी है, नहीं करते। ठीक है। और शायद सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान को ये बोलना पड़ा कि अगर आप देश प्रेमी होते, देशभक्त होते, तो इस तरीके की आप कमेंट नहीं करते। ठीक है, ठीक तो है, सुप्रीम ठीक है। शर्मा जी बहुत सारी बातें, उठाएंगे ही। ठीक है शर्मा जी। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, उनसे जवाब मैं ले लेता हूं। विजय कौशिक, बहुत सारी बातें अभी सुनी आपने, खेमचंद शर्मा ने कहा, लेकिन ये बात तो ठीक है, हर बार यात्रा केवल क्या देश को कोसने के लिए करते हैं राहुल गांधी? क्या प्रधानमंत्री की फजीहत कराने के लिए करते हैं वो? अरे एक बार तो कम से कम कहते हैं कि मेरा भारत महान, क्यों नहीं कहते हैं? और ये सवाल तो बड़ा लाजिम है कि 65 सालों में आप लोगों ने अगर स्ट्रक्चरल व्यवस्था नहीं ठीक की तो क्यों सरकारें चलाते रहे भाई? विजय कौशिक, देखिए, राहुल गांधी जी को इस देश में लोकतंत्र नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके कारण भी वो बताते हैं। वो अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी बताते हैं कि किस तरह से कुठाराघात हो रहा है। इसलिए जब वो विदेशों में जाते हैं तो आजादी महसूस करते हैं और अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। लेकिन कई बार बातों को खुलकर रखने के चक्कर में वो बीजेपी की स्लीपर सेल के उठाए हुए मुद्दे उठा देते हैं, जिनका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ रहा है। जैसे अभी कोलंबिया में उन्होंने हीरो की, बजाज की, कई कंपनियों की तारीफ कर दी। अब कल को भाजपा इन्हें सामने खड़ा कर दे और इनसे पूछे मीडिया में कि भाई क्या इस देश में लोकतंत्र है या नहीं है, तो इन्हीं कंपनियों के मालिक कहेंगे कि ये है, कि भाई आपको सरकार किसी तरीके से आपका गला दबा रही है, तो यही लोग कहेंगे कि नहीं दबा रही, उल्टा सरकार की नीतियों से फायदा लेकर ये लोग कोलंबिया तक अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का सारा ध्यान, सारी मेहनत 0/0 हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की कमी है, गलती है, क्योंकि वो सीधे साधे आदमी है और इसलिए वो राजनीतिक कूटनीतिक जो चालें हैं भाजपा की, उनका जवाब देने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि वो भाजपा के फेंके हुए जाल में फंस जाते हैं।
मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और जहां तक लोकतांत्रिक उसकी बात है, देखिए वो वहां जाकर कोलंबिया में अपने निजी विचार रख रहे हैं, तो निजी विचार वो जो सोचते हैं उसका वो उसके सबूत भी रखेंगे। सबूत नहीं रखेंगे तो विदेशों में राहुल गांधी जी की क्या इज्जत रह जाएगी। तो सबूत भी वो लेकर जाते हैं। देश में भी अगर मीडिया के लोग उनसे सबूत मांगेंगे तो वो जनता के बीच में अपने सबूत रखेंगे। इसमें किसी को भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। विजय कौशिक जी, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी भाई। अगर इतना सीधा साधा आपका नेता है तो भैया फिर उनको आप कंठी माला दे दो, केदारनाथ भेज दो, वहीं माला जपे जाके। जैसे मोदी जी कभी कभी चले जाते हैं माला जपने के लिए कंदरा में घुस के, लेकिन वो तो थोड़ी देर ही जप के फिर आ जाते हैं मुख्य धारा की राजनीति में। लेकिन अब राहुल गांधी अगर इतने सीधे साधे हैं, भाजपा के जाल में फंस जा रहे हैं और पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो फिर उनको हटाओ, कोई दूसरा नेता लाओ। क्योंकि राजनीति में तो जो बेहतर चाले चलेगा वही सरवाइव करेगा। राजनीति कोई बहुत बड़े तपस्वियों का काम नहीं है आज की डेट में। ये कोई पता चला आंखें बंद करके 300 साल तपस्या करता रहा और प्रधानमंत्री बन जाएगा। ना ना ना, ये सब बिल्कुल गजब बातें हैं, ऐसी कल्पना भी मत करना। विजय कौशिक जी मगरमच्छ को खिलाकर, जगह जगह घूमकर, साधु बनकर, भिक्षा मांगकर, चाय बेचकर इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो राहुल गांधी जी भी प्रयासरत हैं। उनकी कंठी माला आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो भी अपने मंत्रों के उसमें लगे हुए हैं। जहां तक देश की बात है, देखिए देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि आज बड़ी मम्मी को फोन कर लो, तो पापा डिबेट में बैठे हैं, फोन ना करें। तो तमाम बड़ी मम्मी को फोन कर लो सोनू भाई। उनमें सरकार फेल है और भ्रष्टाचार की जननी है ये सरकार। चाहे वो पीएम केयर्स घोटाला हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी का घोटाला हो, चाहे नमामि गंगे परियोजना घोटाला हो, तो घोटालों की सरकार है। और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, वो सीधे सच्चे हैं, इसलिए देश में भी लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है, भाजपा उन्हें डरा रही है कि उनमें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन देखिए, न मोदी जी की हिम्मत है, न भाजपा की इतनी हिम्मत है कि राहुल गांधी जी के ऊपर एक तरफ तो आरोप लगाती है भ्रष्टाचारी होने का, घोटाले करने का, दूसरी तरफ उन्हें जेल भेजने का भी उनमें दम नहीं है। तो ये राहुल गांधी जी की सच्चाई की ताकत है और उसी सच्चाई की ताकत के साथ वो पूरी दुनिया का भ्रमण करेंगे। ठीक है, और मोदी जी को बेनकाब करेंगे। ठीक है कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप कार्यक्रम में बने रहिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी बड़े सीधे साधे आदमी हैं और भाजपा उन्हें अपने जाल में, जो राजनीतिक छल प्रपंच है, उसमें फंसा लेती है। तो पता नहीं किस ज्योतिषी ने, किस पंडित ने कहा कि भाई राहुल गांधी आप राजनीति करो। अरे घर में बैठो, आराम करो, कुछ और काम करो, सामाजिक सेवा में लगो, पॉलिटिक्स मत करो भाई। अगर राहुल गांधी अगर इतने ही सीधे साधे हैं, लेकिन मसला ये है नहीं। राहुल गांधी भारत से लेकर विदेश तक जब भी कुछ बोलते हैं तो सत्ताधारी दल, जो सबसे ताकतवर पार्टी है देश की और दुनिया की भी, उसमें हलचल मचती है, वो टेंशन में आते हैं। तो जितना कांग्रेस के नेता बता रहे हैं उतने सीधे साधे तो राहुल गांधी है नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का डिफरेंट वे टू राहुल का विदेशी दौरा, सियासी बखेड़ा, ये आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कोलंबिया में हैं, वो कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो चरमरा रही है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बोलने की आज़ादी नहीं है। बहुत सारे सवालात उठाए, इसको लेकर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि राहुल गांधी तो एक तरीके से सीरियल अफेंडर हैं। वो शायद ही कोई ऐसा दौरा हो जिसमें वो भारत की निंदा ना करते हों। जो ये वक्त है उसमें कम से कम उनको प्रशंसा करनी चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए,
कहना चाहिए मेरा भारत महान, लेकिन वो नहीं कहते हैं। उनकी आदत है जो काम भारत विरोधी ताकतें और शक्तियां करती हैं वो राहुल गांधी करते हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। अजय शुक्ल की तरफ रुख करेंगे, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक। अजय जी, ये शायद ही कोई ऐसा दौरा आपको भी नहीं याद पड़ेगा, हमको भी नहीं याद पड़ रहा, और खेमचंद शर्मा को तो बिल्कुल ही याद नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल ही याद नहीं कि ऐसा कोई दौरा रहा हो जिसमें राहुल गांधी ने भारत की कोई प्रशंसा की हो। तो क्या राहुल गांधी जानबूझकर इंटेंसली ये हरकतें करते हैं, या जैसे अभी विजय कौशिक साहब ने कहा कि बड़े भोले भाले आदमी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चालें हैं, राजनीतिक छल प्रपंच है, उसमें फंस जाते हैं। दो में कौन सी बात सही है? अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ विजय कौशिक हैं क्या। विजय कौशिक ने जो बात कही वो अपने आप में यदि वो तथाकथित रूप से यदि कांग्रेस के कुछ भी है तो मुझे लगता है उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद मुझे लगता है कुछ पता ही नहीं। और उन्होंने राहुल गांधी का ना तो वहां का वक्तव्य सुना है, 2.5 घंटे का अंग्रेजी में है, शायद अंग्रेजी ना आती हो इसलिए मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है कोई भाषा ना आने में। मैं एक सेकेंड कुछ सेकेंड का सुनाना चाहूंगा। Of course, India has tremendous potential. It's 1.4 billion people, besides, I mean, bigger than China now in terms of population. But India is a completely different system than China. So whereas China is very centralized, uniform, India is decentralized and has multiple languages, multiple cultures, multiple traditions, multiple religions. So India is a much more complex system, and India's strengths which exist are not. मतलब कुल मिला के वो बंद हो गया। मैं कि राहुल गांधी ने जितना बेहतरीन बोला इंडिया के लिए, शायद इतना बेहतरीन एक लंबे समय में किसी ने नहीं बोला होगा। China's strengths, they're different. So they're big systems, but they're different and they operate differently. India also has आप अपने डिबेट का क्यों मजाक उड़वा रहे हैं? Spiritual tradition जोगेंद्र भाई, and a thought system. अब आज उड़ा लेने आपने दीजिए। अपनी रिपोर्टिंग दायर की है, रिपोर्टिंग दिखाई है अब, और उसके बाद ये क्या मखौल उड़ा रहे हैं? कोई बात नहीं, वीडियो दिखा के कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सारे लोग interpretate उड़ाते हैं, हमारा क्या बोल मखौल रहे नहीं हैं उड़ता, लोग अपना खुद ही मखौल उड़ाते हैं, उसकी चिंता मत करिए। बोलिए अजय जी, बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अजय जी, सुन नहीं पा रहे हैं हम, बोलिए। वो किसी को कह रहे हैं अंग्रेजी नहीं आती, किसी को कह रहे हैं वीडियो दिखा रहे हैं, वो अपने मुंह से नहीं बोल सकते। जब लोग, मैं आपको बताऊं वो क्या बोल रहे हैं। अजय जी बोलिए। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हिंदुस्तान में पैदा हुए। अब आप देखिए, ये दक्षिण कोरिया में 18 मई 2015 को नरेंद्र मोदी ने बोला था, और इस तरह से उन्होंने 1 दर्जन देशों में भारत का मजाक उड़ाया। क्या पाप किए थे कि भारत में पैदा हुए? राहुल गांधी कहते हैं ट्रेमेंडस इंडिया, इतना बेहतरीन है कि जहां पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट तमाम चीजों को लेकर के बताते हैं, और कितनी खूबियां हैं कि सबको समाहित करता है। वह हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान की वो बात करते हैं, उन्होंने इंडिया के लिए तो एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी को खतरा है। किससे? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से, क्योंकि यह विचारधारा कायरों की विचारधारा है। निश्चित रूप से उन्होंने जो एक कहा, उसका उदाहरण दिया। उन्होंने सरकार बीजेपी की है, तभी तो मैंने कहा ना कि उन्होंने, अरे एक सेकंड सुनिए पहले, सुनिए आपकी तमीज एस जयशंकर ने कैसे कहा था कि चाइना बिगर इकोनॉमी है। ठीक है विजय कौशिक, आपका विरोध आ गया, ठीक है, बोले दीजिए। इस तरह से जो बातें कही, मुझे लगता है इतना बेहतरीन राहुल गांधी ने बोला है। दुनिया भर में जिसकी प्रशंसा हो रही है,
उन्होंने टेक्नोलॉजी से लेके एआई से लेके साइंस। विजय कौशिक डिस्टर्ब मत करिए, बोलने दीजिए भाई। विजय कौशिक उनको बात रखने दीजिए ना, आपको मैंने मौका दिया, अब उनको बोलने दीजिए। यदि कोई शख्स टेक्नोलॉजी, साइंस, एआई सब पे बात कर रहा है, प्रोडक्शन पे बात कर रहा है, जो आदमी है बता रहा है कि भारत के आत्मनिर्भर की जो वास्तविकता है, टीवीएस और बजाज और उसका जो उन्होंने हीरो का बताया कि वहां की 34% मार्केट पर कब्जा आज जो है बजाज का है, उसके अलावा टीवीएस और इनका मिला के 60% मार्केट पे कब्जा है। आप ये देखिए, ये भारत के लिए गर्व की बात है। मुझे लगता है हमें आपको गर्व से कहना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई लीडर है जो वर्ल्ड को अपने प्रोडक्ट भी बता रहा है, वर्ल्ड को अपनी खूबी भी बता रहा है, और यह भी बता रहा है कि वर्ल्ड हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में किसी में कमी नहीं है। कमी यहाँ हुई है जो एक विचारधारा आई है, उस भाजपा आरएसएस की विचारधारा ने जो नहीं, मैंने आपको भी समय दिया भाषण का, मैं आपका ऐतराज बिल्कुल दर्ज नहीं करूंगा। मैंने आपको खुला मैदान दिया, ओपनिंग दिए, बोलने दीजिए। आपको जो सूट नहीं करेगा वो थोड़ी चलेगा इसमें। नो, बोलिए। नरेंद्र मोदी ने अभी आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, अभी बाकी लोगों को लूंगा चर्चा में, तब आएंगे आपके पास। नरेंद्र मोदी ने तो भारत को गाली दी थी, ना कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गाली दी थी। वो जो एक तरफ जो भारत को गाली दे रहे थे, एक तरफ वो है जो कह रहे हैं सिस्टम को लेके बात कर रहे हैं, ना कि भारत को लेके बात कर रहे हैं। तो दोनों का अंतर समझ लीजिए। और मुझे नहीं समझ में आता है कि 2.5 घंटे का इतना बेहतरीन वो है, बगैर टेली प्रॉम्प्टर के खड़े होके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। वहां यह भी पूछा गया कि क्या स्पेनिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको ट्रांसलेटर चाहिए? राहुल गांधी ने कहा नहीं, जरूरत नहीं, मैं स्पेनिश समझ सकता हूं, मैं जवाब इंग्लिश में दूंगा। और राहुल गांधी ने इंग्लिश में उसके जवाब दिए। अब मुझे नहीं समझ में आता किसको कहा वो भाषण सुनना पड़ेगा हमें। तो डिस्टर्ब मत करिए, बगैर जब वो एक पहलू रख रहे हैं मत सुनिए भाषण, मत सुनिए भाषण, लीव कर जाइए, लीव कर जाइए। चर्चा आपके मुताबिक नहीं चलेगी, चर्चा मेरे मुताबिक चलेगी। लीव कर जाइए, ओके, जैसे लोगों ने लीव करिए। राहुल गांधी जी की आंखों में धूल झोंक रखी है। वो कोई कांग्रेस के नेता नहीं है जो राहुल गांधी की आंखों में धूल झोंक के बैठे हुए हैं। भाषण सुनना नहीं आता है, बगैर सुने आप। विजय कौशिक, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। विजय कौशिक, आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, मत करिए काम। अभी हमें दूसरे लोगों के पास जाना है। अजय जी कंप्लीट करिए, मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। बगैर सुने आप कुछ भी कह देंगे, बगैर सुने कह ऐसे डिबेट नहीं चलती, आवाज बंद करिए। आपकी बेशर्मी है और मुझे लगता है आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है अजय जी, अजय जी नो, अजय जी के साथ आप व्यक्तिगत मत हुई अजय जी, अजय शुक्ल जी के नेता का व्यक्तिगत नहीं होने की जरूरत है किसी को। आपने इस चर्चा में व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है, ये पॉलिटिकल चर्चा है, राजनीतिक बात हो रही है, देश की बात हो रही है, व्यक्तिगत किसी को नहीं होने की जरूरत। मैं इसकी इजाजत किसी को नहीं दूंगा, किसी को मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि व्यक्तिगत होइए आप, ठीक है जी। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अमिताभ जी, जब विदेश में भारत का कोई नेता इस तरह का बोलता है, एक उदाहरण अजय जी ने दिया कि भाई नरेंद्र मोदी ये बोले थे और राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, तो या तो दोनों गलत हैं या फिर दोनों सही हैं। अमिताभ कुमार बोलिए। मैं ये देख रहा हूं, वो उनको इतनी बाध्यता है कि देश के बाहर जाना पड़ रहा है बोलने के लिए। इतनी बाध्यता है कि देश के बाहर जाना पड़ रहा है बोलने के लिए, यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। तो इतने जो दो बड़ी बड़ी यात्राएं उन्होंने की, इतनी सभाएं वगैरह की उन्होंने, तो लगता है कि वो जो है बिल्कुल ही जो है जो बात वो कह रहे हैं, और जैसा कि अभी ये बता रहे हैं कि उनको अरेस्ट क्यों कर लेते, क्या नहीं कर लेते, तो सब कुछ वो कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देश ही में नहीं बाहर भी जाकर बोल रहे हैं, और जैसे बोलना चाह रहे हो वैसे बोल रहे हैं। उससे भी बड़ी बात मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि कहाँ क्या कब कैसे बोलना चाहिए, उनके सलाहकारों की कमी है। दरअसल जो बातें घर की हैं, घर में जिन बातों पे उनको आंदोलन चलाना है,
बहस करनी है, वो ऐसी जगह जाकर बोल रहे हैं जिनको शायद कुछ मालूम भी ना हो, ना पता हो, ना उनकी जरूरत है इन चीजों को समझने की, ना उनको इससे कोई मतलब हो। जिस तरीके से वो बात करने की कोशिश कर, अगर बोलने की आजादी नहीं होती और इतना कुछ अब बोल जाते हैं, जब बोलने की आजादी उनके हिसाब से होगी तब वो क्या बोलेंगे ये भी सोचना पड़ेगा। और कहाँ बोल रहे हैं, मुझे बहुत आश्चर्य है कि इनको ये बात, इस बात की समझ ही नहीं है। दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं अब थोड़ी भूमिका उनकी अलग है इस पद पर बैठने के लिए, और वो कहीं पे भी जो है जो बात भी कह रहे हैं उसमें कोई मुझे गंभीरता कतई नहीं नजर आती। जिस तरीके से वो चीजों को पेश करते हैं, बोल रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर के बाहर जाकर के और नंगा नाच करना जो है वो कोई भी करता हो वो गलत है। एक आदमी कर रहा है इसलिए दूसरे आदमी का नंगा नाच करना भी सही हो जाता है, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। तो उन्हें इस बात को समझना होगा, उनके सलाहकारों को समझना होगा। दरअसल केवल राहुल थोड़े बोल रहे होते हैं, और कोलंबिया ले जाकर के उनसे बुलवाया जा रहा है। मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब लगता है अमेरिका इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज उनको बुला नहीं रही हैं कि अब उनको कोलंबिया जाना पड़ रहा है। कोलंबिया के साथ भारत अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, व्यापार बढ़ाने की तेजी से कोशिश कर रहा है। वहां जाकर जब इस तरीके से बात करते हैं तो इससे लगता है कि वो चाहते हैं कि वहां जाकर के देश के प्रति जो है एक ऐसा भाव पैदा किया जाए कि लोग हमारे यहाँ से जो व्यापार बढ़ रहा है वो थमने लगे या रुकने लगे, घटने लगे। इस तरह की कोशिश वो कर रहे हैं वहां पे जाकर। जबकि भारत जो है वो जिस तरीके से इकोनॉमिकली जो बेहतर हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, और भारत के लोग जानते हैं जो लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं उन्होंने लोकतंत्र का कितना ध्यान रखा था और लोकतंत्र की कैसी खिंचाई करके रखी हुई थी। लोकतंत्र और संविधान इनके मुख से अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने जो कुछ किया अपने शासन में, जिस ढंग से जनता को सताया, जिस ढंग से जनता को 50-55 साल तक लगातार एकदम दबे कुचले अवस्था में रखा, जिन वादों को लेकर के वो चल रहे थे 90, 92, 95 तक, सबको याद है कि इस देश की क्या हालत थी। लाल फीताशाही किस ढंग से काबिज थी इस देश, किसी को कुछ काम करने की इजाजत। ऐसे लोग थे जो 97% तक जिन्होंने टैक्स देश में थोप रखा था, 2500 किस्म के टैक्स। कभी भी रिफॉर्म के लिए, नए ढंग से चीजों को बढ़ाने के लिए कभी नहीं सोचते। देश का सोना गिरवी रख देते थे। ये बता रहे हैं कि देश की हालत खराब है, जिन्होंने देश की हालत खराब की। 91 के बाद अगर उदारवाद आया भी तो बड़ी मजबूरी में, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे और पैसे मांगने गए तो IMF ने सीधा सीधा कहा कि आपको ये सब करेक्शन करने पड़ेंगे। आपको वो कार्टून याद होगा कि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जो है IMF का लोन का डब्बा लेके निकल रहे हैं, उनके हाथ एकदम ऐठे हुए हैं, और मनमोहन सिंह को नरसिम्हा राव समझा रहे हैं कि कहना कि हमने अपने आप अपने हाथ ऐंठ लिए हैं, मतलब IMF ने नहीं ऐठा है हमारा हाथ। अरे तब तो कार्टून गौर करते थे लोग, अब तो कार्टूनों का गौर ही नहीं करते। कार्टूनिस्ट ही पता नहीं कहाँ है, कहाँ चले गए हैं। अब तो लोग गौर भी करते थे, दिखता भी, अब तो कार्टून दिखता भी नहीं कहीं, खत्म हो गई विधाई वो। हाँ ठीक है, कार्टून नहीं दिखता है। जिन लोगों ने देखा है, जिनको पता है, वो सब जानते हैं। हमने देखा है, आपने भी देखा हो, लेकिन अब कार्टून ही गायब हो गए। अब कोई बना ही नहीं सकता कार्टून। बोलिए। मुझे लगता है कि जितना अभी कार्टून जिस ढंग से बन रहे हैं, और अब केवल अखबारों में नहीं होता, 1-2 कार्टून नहीं होता है, जितना आपका सोशल मीडिया है भयानक कार्टूनों से भरा पड़ा रहता है। और जिस ढंग के, ठीक है, हम कार्टून की तरफ चर्चा नहीं करेंगे, मतलब जो आज मुद्दे पे चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। खाली जोड़ना शुरू कीजिए ना। जो जैसे कि कांग्रेस के 3-4 ऐसे नेता हैं, उनका, समाजवादी पार्टी नेताओं का, इनका खाली बयान आप देखना, पढ़ना शुरू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस कदर इनका जो है व्यंग होता ही नहीं है, वो तंज होता है। व्यंग तो खत्म कर चुके। ठीक है, कंप्लीट करिए। और आपको लगता है कि उसके बावजूद आपको लगता है कि बोलने की आजादी नहीं रही। हाँ ठीक है, ये तो कमाल की बात। ठीक है, ओके ठीक है। डॉक्टर VK सिंह, जरा विदेशी इम्पैक्ट पर बात करिएगा। अमिताभ जी ने थोड़ा सा देसी वाला मसला ज़्यादा जोड़ दिया,
हम इनसे उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा ये विदेशी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस तरह की चीज़ों को वो बताएंगे हमें, लेकिन वो उम्मीद हम आपसे करते हैं कि विदेश की धरती पर लगातार राहुल गांधी भारत को डिफेम करते हैं, इसके क्या असरात हो सकते हैं, और क्या कोई ऐसी व्यवस्था है क्या कि उनको सरकार फोर्सफुली रोके कि भाई ये भारत को डिफेम मत करो, या फिर वो केवल एक पार्टी विशेष को की आलोचना करना देश की आलोचना है, एक व्यक्ति विशेष की आलोचना करना देश की आलोचना है? ये अगर ये है तो बात अलग है। डॉक्टर वीके सिंह। सबसे पहले मैं के न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और पैनल पर बैठे सभी साथियों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आप प्रकट हो जाइए, मेरा एक निवेदन है कि आप प्रकट हो जाइए सामने, क्योंकि आप अदृश्य हैं अभी। जी हाँ जी हाँ, अब मैं अपनी बात रख सकता हूं? मेरी बोलिए आवाज आ रही बोलिए, है? आप दिख रहे हैं, बोलिए। मैंने सभी पैनलिस्ट साथियों की मैंने अपने सभी पैनलिस्ट साथियों की बात भी सुनी, पक्ष और विपक्ष की भी बात सुनी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, विदेश नीति को समझने से पहले जो राहुल गांधी हैं नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष का कद प्रधानमंत्री के कद से ऊपर होता है। ये मेरी अपनी समझ है, और ये संवैधानिक शक्ति उनको, संविधान उनको इतना पावर देता है कि उनका कद हमेशा भारत के प्रधानमंत्री से के इक्वल या कई बार उससे भी ऊपर होता है। तो ये कहना कि भारत में बोलने की आजादी नहीं, वैचारिक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बस सवाल इस बात का है कि जो आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वैचारिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आजादी देता है, जो वैचारिक स्वतंत्रता की देता है आपको, उसका आप मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा कब नहीं हुआ है जब नेता प्रतिपक्ष ने, चाहे वो आर्टिकल 370 का रिवोक की बात हो, या ट्रिपल तलाक की बात हो, या कश्मीर वैली में फौजियों पर, हमारे देश के सेना पर स्टोन पेल्टर की बात हो, हमेशा ये एक बात कही कि भाई वो स्टोन पेल्टर्स हैं, वो भटके हुए नौजवान हैं। सेना की कार्रवाई को आतंकवादी गतिविधि तक कहा गया। तो इससे ज्यादा और ज्यादा आजादी आपको क्या चाहिए? दूसरी बात, मेरी आवाज पहुंच रही है स्टूडियो तक? मेरी आवाज स्टूडियो तक पहुंच रही है? करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं, केवल स्टूडियो तक नहीं पहुंच रही, बहुत सारे दर्शक सुन रहे हैं आपको। हाँ बोलिए। हाँ, तो ऐसा कब नहीं हुआ है? इवन देन सेना पर पत्थर फेंकने वालों को भी कांग्रेस ने उनको मिसगाइडेड यूथ अर्थात भटके हुए नौजवान कहा। तो राहुल गांधी ने अगर विदेश की धरती पर जाकर के इस बार ये बात कह दी कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, तो ये मेरे ख्याल से नई बात नहीं है। अब बिल्कुल आपको आश्चर्य बिल्कुल नहीं है, हमेशा से होता रहा है। आप बिल्कुल आपको आश्चर्य नहीं है, वो तो ऐसा करेंगे ही, ऐसा मानकर आप चलते हैं। वो हाँ, ये अब एक बात बताइए कि एक देसी कहावत है, बिल्कुल देसी कहावत है कि घर की दीवार अगर घर के अंदर गिर जाए तो कम से कम उसके कंकड़, पत्थर, मिट्टी जो भी है वो हमारे घर के अंदर है। लेकिन ये कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ये रहा है कि हम भारत में तो तुम्हें बदनाम करेंगे ही करेंगे, जितना हो सकता है विदेश की धरती पर भी जाकर के बदनाम करेंगे, चाहे फिर वो हमें आतंकवाद का समर्थन करना पड़े। मैं कांग्रेस के नेता से जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर वीके सिंह होल्ड करिए, कांग्रेस नेता से जवाब लेता हूं। कौशिक साहब, डॉक्टर वीके सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो पत्थर मारने वालों तक को तो आप कहते थे भटके हुए नौजवान हैं, और ये सब तमाम बातें करते थे। आप देश में तो बदनाम करते हैं, विदेश में बदनाम करते हैं, तो आपसे बहुत उम्मीद नहीं की सकती। आतंकवादी गतिविधि तक कहा है, सेना के एक्शन को आतंकवादी गतिविधि का। बोलिए, जवाब दीजिए कौशिक साहब। ठीक है डॉक्टर वीके सिंह, ओके, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ओके। डॉक्टर वीके सिंह आ गई बात आपकी, अब जवाब देने दीजिए उनको। कौशिक बोलिए। मैं प्रूफ दे सकता हूं, मैं प्रूफ दे सकता हूं। बच्चों ने
सेना के ऊपर पत्थर फेंके थे, क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? नहीं, क्या तो अगर कोई उनको आप नाबालिग भटके हुए बच्चा पकड़ने नौजवान आता कहोगे है, तो जो क्या हम सेना उसको के ऊपर फेंकने पत्थर के लिए फेंक आतंकवादी रहे कहकर गोली मार हैं, दें? एंटी नेशन एक्टिविस्ट है, एंटी नेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको आप मिसगाइडेड यूथ कहोगे? ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपके घर में लूट देखिए, कर लूं और सुनिए। हम आपके घर में पत्थर फेंकें, आप हमें मिसगाइडेड यूथ कहेंगे क्या? आपका पड़ोसी ठीक आपके घर में है, पत्थर अब फेंक जवाब रहा देने है, दीजिए आप उनको। उसको जवाब misguided जवाब youth कहोगे क्या? जवाब सुन लीजिए प्रोफेसर बीके आप- सिंह। आप कूटनीति का प्रोफेसर इस्तेमाल बीके कर रहे हैं, सिंह मेरी आपका बात सुन पड़ोसी लीजिए। आपके घर में पत्थर प्रोफेसर फेंकेगा। साहब, इस क्लास के प्रोफेसर हम हैं, प्लीज। भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ, आपने प्रोफेसर अपनी साहब, बात रख दी। सुन लो मान्यवर, भाई। अब मैं अपनी बात रख लूं। अब उनको बोलने दो, इस क्लास के प्रोफेसर हम हैं, बोलिए। हमें ऐसे बहुत से काम करने पड़े हैं जिसमें हमें मालूम था कि अगर हम वहां के भटके हुए नौजवानों को अगर भटके हुए नौजवान की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो वो पाकिस्तान की टूल किट बन जाएंगे। इसलिए हमने उन्हें प्यार से बहला फुसलाकर इस देश के साथ, इस देश की सुधार मुख्य लिया धारा में आपने? जोड़ने का काम किया। सुधार लिया आपने? आखिर वो 370 अरे भाई साहब, रिवोक होने के बाद ही सुधरे। चलिए ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। महेंद्र सिंह को मैं चर्चा में शामिल करता हूँ, ठीक है? प्रोफेसर वीके सिंह और कौशिक जी, आप दोनों शांत होइए प्लीज। प्रोफेसर वीके सिंह और विजय कौशिक, आप शांत हो जाइए। बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है मेरे पास। महेंद्र सिंह को काफी देर से वो सुन रहे हैं। महेंद्र सिंह, ठीक है प्रोफेसर साहब, अलग से आपकी क्लास कर लेंगे, अलग से प्लीज। प्रोफेसर साहब, आपको कौशिक साहब को किसी दिन अलग से बुला लेंगे हम। हटा रहे हैं क्या? प्रोफेसर साहब, आज बस आपको और कौशिक जी को अलग से बुला लेंगे किसी दिन। अब आज जरा महेंद्र सिंह की तरफ जाने दीजिए। महेंद्र सिंह, लगा इतनी देर से आपने सारी चीजों को सुना। अभी एक पहलू है खेमचंद शर्मा का, अमिताभ कुमार का, वीके सिंह का, ये एक पक्ष है। ये सबूतों के साथ में कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी इस देश को बदनाम कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू से यही काम किया, बहुत सारी वो बातें कर रहे हैं। और अमिताभ कुमार इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये तो लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेकार इस तरह का काम हो रहा है और देश को डिफेम नहीं करना चाहिए। हम सब सहमत हैं कि भाई देश को क्यों डिफेम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत बड़ा है और उनकी नज़र में प्रधानमंत्री की इक्वल है, उससे थोड़ा कभी कभी बड़ा भी हो जाता है। तो इतना जिम्मेदार आदमी इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? महेंद्र सिंह, क्या डिकोड कर पाए अब तक आप तो बड़े पुराने पत्रकार हैं, बोलिए। दुर्गेन जी, जो विरोध है वो दो बातों को लेकर के है लोगों का, जो मैं समझ पाया हूँ। एक तो ये कि विदेश की धरती पे क्यों बोल रहे हैं, दूसरा ये कि जो बोल रहे हैं वो नहीं बोलना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ राहुल गांधी अकेले बोलते हैं? मैं समझता हूं कि दोनों तरफ के लोग बोलते हैं। प्रधानमंत्री के भी भाषण ऐसे हैं विदेश की धरती पे, उन्होंने भी इसी तरीके से बातें की। अब बात यह है कि डेमोक्रेसी में अगर बोलने की आजादी है तो क्या कुछ बोलना चाहिए देश में और क्या बाहर बोलना चाहिए? इसमें सोचने वाली बात है कि क्या हम आज के समय में, जब हम इंटरनेट के जमाने में है, वो आप दिल्ली में बात करें या आप न्यूयॉर्क में बात करें या कोलंबिया में बात करें, सब जगह इंटरनेट के जमाने में बात चली जाती है। आप कोई छुपी चीज नहीं है। अब एआई का जमाना, इंटरनेट का जमाना, बहुत तेजी से बातें फैलती। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने वहां कहा क्या बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही या बहुत खराब बातें? वीके सिंह, मैं आऊंगा, उंगली नीचे कर लीजिए प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास जी। हाँ बोलिए महेंद्र सिंह, बोलिए। तो मैं देख रहा हूं कि दुर्गेन जी वो रिपीटिशन है, जो यहाँ बातें करते हैं वही बातें वहां और वही हर देश में वही बातें करते हैं। कोई नई बात नहीं है। जैसे उन्होंने इसमें 4 बातें कही। उन्होंने एक तो डेमोक्रेसी पर कहा कि लोकतंत्र में खतरा है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही कि इकोनॉमिक तौर पर एक कुछ कंपनियों को ज्यादा प्रधानमंत्री से रिलेशंस हैं उनके मालिकों के साथ और उनको ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि देखिए साहब, आइडियोलॉजिकली भारत में एक पक्ष चल रहा है, बाकी सबको दबाया जा रहा है। चौथी बात उन्होंने कही कि सोशल सेक्टर पे उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। एजुकेशन को उन्होंने उदाहरण दिया, वो काम नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमें समझना चाहिए कि आखिर इसमें नई बात तो कुछ है नहीं। वीडी सावरकर का नाम उन्होंने लिया वहां पर,
इंडिया में भी उस चीज को वो बात करते हैं और वहां भी बात करते हैं। आइडियोलॉजी की बात वो लगातार करते आ रहे हैं, लगातार आप कई सालों से देखेंगे वो आरएसएस के ऊपर हमलावर हमेशा रहे हैं। तो वहां पर भी कोलंबिया में भी कोई नई बात नहीं की। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष के नेता हैं एक अच्छी नई बात कहते, लेकिन जो बेसिक सवाल है जो आप पूछ रहे हैं वो ये कि आखिर वहां जाके क्या भारत का कोई अपमान होता है अगर इस तरीके की बातें कही जाती। मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर आप अपनी बात को ठीक तरीके से कहते हैं, किसी बात को कहना है तो ठीक तरीके से अगर कहते हैं तो कोई भी बात, कटु से कटु बात कही जा सकती है। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आप कोई भी बात संसदीय तरीके से कह सकते हैं, उसमें ऐसा इंटेंशन ना हो कि आप देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोई भी बात कह सकते हैं। ठीक है, राहुल गांधी के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि वो एक्टिविस्ट के तौर पर कई बार आ जाते हैं सामने, जिसको लेकर के क्रिटिसिज्म होता है। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री भी कई दफे विदेशों में जाकर के इसी तरीके से बात करते हैं जैसे कि इस देश के हो ही ना। इस देश के बारे में उन्होंने भी बहुत सारी बातें ऐसी की हैं। और तो दोनों लोग एक तरीके से अगर कहा जाए, मैं कहूंगा कि दोनों लोग ठीक बातें नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी उसी तरीके से बात कहते हैं और राहुल गांधी भी उसी तरीके से बात कहते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम आगे जो हम कहते हैं कि हम लीड कर रहे हैं, हमें लीड करना है, और निश्चित तौर पर 140 करोड़ की जनसंख्या है, आबादी है, हम लीड कर सकते हैं, तो हमें फिर निश्चित तौर पर अपनी वो बातें, वो नैरेटिव, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे जहां भी मौका मिले, हमें वो बात करनी चाहिए जिसमें कि हमारे देश की छवि ज्यादा बेहतर बने हर देश में। अब जैसे कोलंबिया 5 करोड़ की आबादी का देश है, करप्शन वहां पर भी है, डेमोक्रेसी वहां पर भी खतरे में है, पढ़ा लिखा है 98% दुर्गेन जी वहां पर सब लिटरेट है जी, बहुत अच्छा कंट्री है। ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी में ही बात कर रहे थे, तो वहां तो खुल के यूनिवर्सिटी होती है ऐसे कि खुल के बात कर सकते हैं। लेकिन क्या ये देखा जाना चाहिए कि लेक्चर आप किस चीज पर दे रहे हैं और बीच में ये बातें आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं ये मानता हूं कि चाहे जो कह रहा हो, राहुल गांधी कह रहे हो या प्रधानमंत्री कह रहे हो, वो एक अपना कहते हैं ना, अपना रोना वहां पर रोने लगते हैं। ये बहुत छोटी बात हो जाती है, मत रोइए ना वहां पर, आप शिकायत क्यों करते हैं। प्रधानमंत्री 70 साल की शिकायत करते रहते हैं बाहर जाकर के कि साहब 40 साल 50 साल तक इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, उन्हीं स्कूलों से पढ़ के प्रधानमंत्री भी आए हैं, उन्हीं स्कूलों से पढ़ के इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, उन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए सारे मंत्री हैं। अभी ये नहीं है कि मोदी काल के स्कूलों के पढ़े हुए मंत्री हैं, पुराने वाले स्कूलों के ही पढ़े हुए सारे मंत्री हैं। तो आप ये सोचिए, ऐसा नहीं है, कोई भी देश धीरे धीरे प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। तो अगर मैं कहूँ कि दोनों लोग इस बात को लेकर के गलत हैं, दोनों लोग जब भी मौका मिलता है पिछली बातों को उभारना शुरू करते हैं। राहुल गांधी को जब भी मौका मिलता है, बीडी साहब, अरे भाई एक विचारधारा है, डेमोक्रेसी में तमाम विचारधारा एक साथ रह सकती है। आप क्यों एक विचारधारा को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। फिर डेमोक्रेटिक तो आप भी नहीं हुए। अगर आपके साथ कोई दूसरी विचारधारा नहीं रह सकती तो आप भी डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतंत्र को आप भी नहीं मानते, क्योंकि आपको भी चाहिए कि जो मेरी विचारधारा वही सही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी में और भारत की डेमोक्रेसी में कम से कम सब विचारधाराएं एक साथ रहे, और आज से नहीं, आदिकाल से एक साथ रही हैं तमाम लोग। हमारी यही खूबसूरती है, सनातन की यही खूबसूरती है कि हम सब एक साथ रहते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जरूरत नहीं है, राहुल गांधी को ये जरूरत नहीं थी कि इस तरीके की बातें वहां जाके कहें जहां बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और जहां पर भी डेमोक्रेसी कमजोर है। मैं क्विकली रिप्लाई कर दूं? हाँ, बहुत जल्दी, मेरे पास बस 30 सेकंड वक्त है, मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम, जल्दी से बोलिए। देखिए दुर्गेंद्र भाई, राहुल गांधी जी हमेशा जो देश की चाल होती है उससे अपोजिट चाल लेते हैं। आज देश अपनी इंडिजीनियस मेक इन इंडिया के बारे में बात कर रहा है, स्वदेशी में बात कर रहा है, और मैं बता दूं नवरात्रों में सबसे ज्यादा सेल हुई है। मारुति की पिछले साल लगभग 85,000 गाड़ियां बिकी थी, आज 2 लाख के आसपास गाड़ियां बिक रही हैं। ना सिर्फ मारुति की, हुंडई की, टाटा मोटर्स की, जितने भी ब्रांड हैं सबकी गाड़ियां बढ़ी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वाले सबकी सेल बढ़ी है, 100% सेल बढ़ी है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ी है।
तो हमारी इकोनॉमी ने सेल्फ कंजम्पशन जो हमारी पावर है उसने स्ट्रेंथ दिखाई है। और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं वहां पे कि जो इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करे, जो दूसरे देश को हमारे आइटम्स खरीदने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिस्करेज करे, क्यों ऐसा करते हैं? और रही बात, अब जनरलाइज नहीं करिए, प्राइम मिनिस्टर अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, इंप्रूवमेंट के बारे में बताते हैं, अपनी पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, तो स्वतः जो पहले का कंपेरिजन हो जाता है। वो ये नहीं कहते, वो बताते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट चेंज आई एम मेकिंग, वो बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी और राहुल जी की इंटेंट में बहुत बड़ा फर्क है। आज चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं, जब गलवान में जब चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो चाइना का फेवर ले रहे थे, जब कॉन्फ्लिक्ट तो फेवर, जब चाइना के साथ हमारी बातचीत चल रही है तो चाइना को क्रिटिसाइज करना है। मतलब ये चर्चा अब अंतहीन है, क्योंकि फिर जब राहुल गांधी गलवान का तो फिर प्रधानमंत्री का भी चाइना के प्रति पहले का रुख अब का रुख, बहुत सारी बातों पे चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। खेमचंद शर्मा, विजय कौशिक, अजय शुक्ल, महेंद्र सिंह, अमिताभ कुमार और डॉक्टर वीके सिंह, सभी मेहमानों को बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो महेंद्र सिंह ने कही कि अगर एक वैसा ही कर रहा है तो दूसरा वैसा क्यों करे, और अगर राहुल गांधी ऐसा करें तो प्रधानमंत्री भी ऐसा करके आए। सपेरों का देश कहा है, पता नहीं कि कहा कि लोग पता नहीं कहते हैं कि मैं तो इतना दुर्भाग्यशाली था कि भारत में पैदा हो गया। ये बयान है ऑन द रिकॉर्ड। तो ये सब कहने की क्या जरूरत थी? जब कहीं से शुरुआत हुई तो चूंकि 14 और 19 में कोई नेता प्रतिपक्ष था नहीं, अब 24 में एक नेता प्रतिपक्ष आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को प्रतिरोध तो 2 टर्म के बाद तीसरे में ज़्यादा होना ही होना है। लेकिन मेरा अपना मानना है, इस चर्चा और इस के न्यूज़ के इस मंच से मैं सीधे इस तौर पर सहमत हूँ कि किसी भी को भी, वो प्रधानमंत्री हो या राहुल गांधी हो, उनको विदेश में जाके अपना रोना नहीं रोना चाहिए। हाँ, इंटरनेट का ज़माना है, देश में कहो, सारी दुनिया में चला जाएगा, आपका मकसद बेल हो जाएगा, लेकिन देश हम सबसे बड़ा है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।